अच्छा तो पहले लेक्चर में तकरीबन बेसिक बेसिक था सारा काम। आज का लेक्चर थोड़ा सा कह सकते हैं कि टफ हो सकता है, लेकिन ये है कि पूरी कोशिश करूंगे सही से समझ आ जाए सबको। ठीक है ना। अच्छा तो आज का जो टॉपिक है ना उसमें क्या पढ़ना है, ये है कि आज के टॉपिक में ना हीट एक्सचेंजर्स पढ़ने हैं सारे। इसमें ये है कि अब जैसे कि जब हम सिमुलेशन करते हैं तो वो डिफरेंट इक्विपमेंट से करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट इक्विपमेंट से लगा देते हैं हम और उसके बाद सिमुलेशन रन कर देते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हर इक्विपमेंट क्या काम करता है, उसको कब लगाना चाहिए, और जब इक्विपमेंट लगा देते हैं तो उसको यूज़ भी करना आना चाहिए कि उसमें उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये डिफरेंट कैटेगरीज थी एसपन के अंदर, एक्सचेंजर्स, कॉलम, प्रेशर चेंजेस, ईटीसी। तो आज ये पहला पहले है कि एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर्स वगैरह हीट ट्रांसफर के इक्विपमेंट्स हैं उनको उनको देखेंगे हम। तो पहले एक बात ये जहन में मतलब ध्यान रखिए कि जो इसमें इक्विपमेंट्स हैं ना, एसपन में और हाइसिस में दोनों में, ये है कि कोई भी एक इक्विपमेंट ना रियल रियल जो वर्ड होता है ना उसके दो से तीन इक्विपमेंट्स को, यानी कि ना अगर जैसे कि दो से तीन इक्विपमेंट्स रियल वर्ल्ड के हों तो उनको एक ही इक्विपमेंट से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसपन के अंदर। ठीक है ना। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि रियल वर्ल्ड में एक ही इक्विपमेंट हो लेकिन यहाँ पर वो इक्विपमेंट ना हो, तो हम दो से तीन या चार से पांच इक्विपमेंट्स की सीरीज यानी कि पूरा ग्रुप बना लें, उनको लिंक करें। उसके बाद उस पूरे सारे इक्विपमेंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो एक इक्विपमेंट जो रियल वर्ल्ड का। ठीक है ना। तो ये था। उसके बाद है कि एस्पन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं मिक्सचर्स की, मिक्सचर, सेपरेटर्स, एक्सचेंजर्स वगैरह। आज एक्सचेंजर्स पर बात करेंगे। एक्सचेंजर्स में होता है कि हीटर होता है, हीट एक्सचेंजर, मल्टी हीट एक्सचेंजर और हीट फ्लक्स होता है, हीट एक्सचेंजर फ्लक्स। अच्छा, अब ये करता है कि जो हीटर होता है ना, ये जो हीटर है ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हीटर को, जैसे नाम से जाहिर है कि हीटर को। एसपन प्लस के अंदर अगर हमने कोई किसी स्ट्रीम की इस किसी स्ट्रीम को हीट अप करना, उसकी वो टेम्परेचर बढ़ाना हो तो हम ये इक्विपमेंट लगाते हैं हीटर। ठीक है ना। अगर उसका टेम्परेचर कम करना हो तब भी यही लगाते हैं हीट एक्सचेंजर। अगर कोई टैंक है, जैसे टैंक नॉर्मल जो होता है, अगर कोई टैंक को रिप्रेजेंट करना है तब भी हीट एक्सचेंजर लगाते हैं, यही वाला। अगर कोई जैसे कि वो है, ये टैंक हो गया, हीटर हो गया, कूलर हो गया, और या अगर कोई वाल्व वगैरह, यहाँ अगर प्रेशर चेंज करना हो ना, हमने प्रेशर ड्रॉप करवाना हो तो तब भी हम ये यूज करते हैं। वो प्रेशर चेंज के लिए अलग से भी हैं इक्विपमेंट्स, स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन अगर जैसे कि एक ही वक्त में प्रेशर ड्रॉप भी करवाना है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज भी कराना है और स्टोर भी कराना है, तो अगर ये सारे मकसद हैं तो इनके मल्टीपर्पज के लिए एक इक्विपमेंट्स यूज हो सकता है। ठीक है। तो हीटर इस काम के लिए यूज होता है। जो हीटर जो होता है वो मेजरली होता है कि एक इनपुट और एक आउटपुट मिनिमम इसको चाहिए होती है। जो हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर में ये होता है कि इसको मिनिमम दो इनपुट दो आउटपुट चाहिए होती हैं। दो इनपुट दो आउटपुट इसलिए चाहिए होती हैं कि एक जो हीट एक्सचेंजर है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हीट एक्सचेंजर रियल हीट एक्सचेंजर को करता है कि जो हॉट फ्लूइड है उससे हीट ट्रांसफर कर देता है कोल्ड फ्लूइड के अंदर। और अगर हमने इसका ऑपोजिट करवाना है कि कोल्ड फ्लूइड से फ्लूइड को हीट अप करना है तो हॉट फ्लूइड के जरिए, तो ये भी कर देता है। यानी कि हीट एक्सचेंज हो रही होती है ना, कि एक प्रोसेस की स्ट्रीम वो टेम्परेचर हमने डिक्रीज करना है और दूसरे का इंक्रीज करना है, या दूसरे की मदद से इंक्रीज करना है। तो इसमें इसलिए दो स्ट्रीम चाहिए होती हैं। एक हॉट स्ट्रीम होती है, इसमें एक कोल्ड स्ट्रीम होती है। इसी तरह से अब ये जो है मल्टी हीटर है, मल्टी हीटर में होता है कि इसमें तो जैसे कि हीट एक्सचेंजर में दो हैं, मिनिमम दो होती हैं। जो मल्टी हीट एक्सचेंजर होता है कि इसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, कि आप डिफरेंट यानी कि दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए स्ट्रीम्स, उनको उनका आपस में ट्रांसफर करवा रहे हैं हीट जो है ना, उनके आपस में हीट जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए ये लगाते हैं मल्टी हीट एक्सचेंजर। और जो हीट फ्लक्स है, हीट फ्लक्स होता है एनर्जी कैलकुलेशन के लिए मेजरली, कि जब हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है ना कि कितनी एनर्जी हम इनपुट दे रहे हैं या कितनी एनर्जी आउटपुट आ रही है, तो उसकी उसकी कैलकुलेशन के लिए ये ब्लॉक लगता है हीट फ्लक्स का। तो अब जो ये वाले तीन इक्विपमेंट्स हैं, B2 B3 और B4, इनमें मटेरियल की स्ट्रीम्स ऐड होती हैं ये वाली। लेकिन जो हीट फ्लक्स है, चूंकि हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो इसमें एनर्जी की स्ट्रीम लगती है। अगर मैं ये मटेरियल की स्ट्रीम करूंगा ना, ये देखो जैसे कि बाकी में तो एरो आ रहे हैं कि मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं एरो आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सिर्फ हीट
स्ट्रीम पर काम करता हूँ, अगर मैं हीट पर जाऊँगा तो अब ये इसमें एरो शो हो गया, क्योंकि ये हीट कैलकुलेशन के लिए शो होता है। तो ये इन मकसद के लिए शो होते हैं, यूज होते हैं एस्पेन प्लस में। फिर मैं हाइसिस खोलूँ। अच्छा, अब हाइसिस की सिमुलेशन में ना, जैसे कि ये है कि इधर मैंने कुछ अभी डिफाइन नहीं किया था, ना कोई कंपोनेंट ना कोई मेथड, और मैं डायरेक्ट सिमुलेशन में जा सकता हूँ एस्पेन प्लस के अंदर। लेकिन हाइसिस में क्या क्या, अगर मैं चाहूंगा ना तो कहेगा कि आप चीज़ें ये डिफाइन करें, मतलब एरर दे देगा, ये मैसेज शो कर देगा कि आप पहले कोई ना कोई चीज़ डिफाइन करें, कंपोनेंट कोई डिफाइन करें या फ्लूइड पैकेज, और दोनों यानी कि ये दोनों चीज़ें डिफाइन होंगी तभी आप सिमुलेशन में जा सकते हैं। तो इसको जल्दी से कोई भी डिफाइन कर देते हैं ताकि उसके हीट एक्सचेंजर अपन हाइसिस के दिखाऊं कि क्या क्या है। सही है। अच्छा, इसका मॉडल पहले ये है, जहाँ पर सारे कमेंट इसको साइड पर अटैच कर लिया। इसमें जो हीट ट्रांसफर कमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है ना। अब एसपन प्लस में है कि जो हीटर और कूलर है वो सेम इक्विपमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हीटर से, ठीक है ना। लेकिन हाइसिस में क्या क्या, हीटर इसका अलग है, ये हीटर है इसका, इस पर अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो इसके ऊपर वो नाम भी आ जाएगा, और इसका कूलर अलग है। यानी कि अगर हमने स्ट्रीम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हीटर इसका अलग लगेगा और कूलर इसका अलग लगेगा। लेकिन प्लस में क्या था कि एक इक्विपमेंट से आपने बस वैल्यू डिफाइन करना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो एक इक्विपमेंट यूज हो जाएगा। दूसरा फर्क ये है कि इसमें भी हीट एक्सचेंजर है, इसमें अब ये थोड़ा सा ना सिंबल देते हैं, अगर सेम लगते हैं, हीटर का नीचे एरो होता है, कूलर का ऊपर एरो होता है, और इसमें कोई एरो नहीं होता। तो अगर हम इसका थोड़ा सा आइकन चेंज करने, इसको आइकन कैसे चेंज करेंगे, इसको राइट क्लिक करना है इस पर, आइकन चेंज आइकन, और ये ताकि थोड़ा सा लगे कि ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर ये वही वाला है जो ये वाला हीट एक्सचेंजर है, ये कि जिसमें दो स्ट्रीम इनपुट और दो स्ट्रीम आउटपुट है। उसके बाद ये है फायर, फायर हीटर है। फायर हीटर ये होता है कि इसमें हमने फ्यूल को कंबस्ट करते हैं, यानी कि फ्यूल के जरिए हम फ्यूल को कंज्यूम करते हैं और किसी स्ट्रीम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रीम्स होती हैं, उनका अपना टेम्परेचर आपस में ट्रांसफर होता है। हीटर हीटर और कूलर में क्या होता है कि हमने एक ही स्ट्रीम एंटर होती है, एक ही आउटपुट होती है, इसकी पावर हमने देने की जरूरत नहीं होती, बस हम इसकी हीट ड्यूटी डिफाइन कर देते हैं, ये आउटलेट टेम्परेचर डिफाइन कर देते हैं, टेम्परेचर प्रेशर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है। मतलब ये प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए ये थोड़ा रियल वर्ल्ड के करीब आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक एयर कूलर भी है, ये एयर कूलर में क्या होता है कि इसमें जो एयर होती है ना, एयर के जरिए, जैसे कि फायर हीटर में होता है कि हम फ्यूल को कंबस्ट करते हैं उसके बाद उसको हीट अप करते हैं, एयर, ये इसमें क्या होता है, एयर कूलर में क्या होता है कि एयर के जरिए हम वो स्ट्रीम को कूल करते हैं या उसका हाँ कूल करते हैं, और उसमें एक स्ट्रीम इन होती है एक स्ट्रीम आउट होती है, इस तरह से। तो इसमें एयर को डिफाइन करते हैं। उसके बाद एल एन जी एक्सचेंजर जो है ना वो इसको, जैसे ये मल्टी वाला मल्टी हीट एक्सचेंजर है, एल एन जी एक्सचेंजर इस चीज से रिप्रेजेंट होते हैं। एल एन जी इसलिए कि नेचुरल गैस वो इसमें कंप्रेस होती है, और इसमें भी मतलब ना इसमें मल्टीपल स्ट्रीम्स आती हैं, इसका मतलब ये है, और इसमें भी मल्टीपल स्ट्रीम आती हैं, ये कि हम मल्टीपल स्ट्रीम इन करते हैं मल्टीपल स्ट्रीम आउट करते हैं, उनके दरमियान हीट एक्सचेंज करवाते हैं। उसके बाद इसमें एक ये एक्स्ट्रा है, प्लेट हीट एक्सचेंजर की, अगर हमने डिफाइन करना हो, इसकी टाइप्स होंगी अगर किसी ने पढ़ी हो शायद हीट एक्सचेंजर की, कि प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है, ये वाला, ये प्लेट है। तो इसमें अगर प्लेट हीट एक्सचेंजर है कि कंडक्शन के जरिए आपकी वो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये यूज करते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल इनकी डेफिनेशन वगैरह कि कौन सा इक्विपमेंट का यूज करना है। अब इसको यूज कैसे करना है और इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं इन सबको रिलेट। अच्छा, अब ये है कि यानी कि अब जाहिर सी बात है कोई एग्जांपल करेंगे ताकि इनका यूज भी पता लगे कि कौन सी स्ट्रीम का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज कैसे करना है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हमसे सवाल पूछता है कि इसकी ये वैल्यू निकाल कर दिखाओ या ये वैल्यू निकाल, तो कैसे निकालेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हैं, ये कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम प्लस की, एस वन प्लस की है। लिखा कि 5000 किलोग्राम पर आवर ऑफ एन इक्विमोलर एथेनॉल एंड एसिटिक acid binary mixture heater, binary mixture are heated at
यानी कि उसने मैस फ्लो रेट दिया किलोग्राम है पर आवर। उसके बाद उसने कंपोनेंट डिफाइन किया, एथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, इनका मिक्सचर है, यानी कि इन दोनों का मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है, और इक्यूमुलेट उसने लिखा हुआ है कि इक्यूमुलेट एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड बाइनरी मिक्सचर है, यानी कि जितने मोल एथेनॉल के होंगे उतने एसिटिक एसिड के होंगे, ठीक है ना। आर हीटेड, उनको हीट किया गया एट 101.3 किलो पास्कल इतने प्रेशर के ऊपर। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 20 डिग्री। अब क्या है कि जब इनको मिक्स किया ना तो इनिशियल जो इनका टेम्परेचर था ना वो 20 डिग्री है, और एंड द प्रेशर ऑफ द फीड स्ट्रीम इज 110 किलो पास्कल, और जो जिस प्रेशर पर थे वो 110 किलो पास्कल था इनका मिक्सचर। क्या है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायरमेंट यूजिंग एस1 प्लस। हीट रिक्वायरमेंट हमने देखने कितनी चाहिए, अगर द मिक्सचर इज हीटेड टू 40 डिग्री, यानी कि हमने, यानी कि हीटेड टू यानी कि है कि इतना 40 डिग्री तक इसको हीट करना है हमने, यानी कि जो आउटलेट टेम्परेचर होना इसका वो 40 डिग्री हो, और जो इनलेट टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं 20 डिग्री। इसका ये पहला पार्ट है। उसके बाद है कि द मिक्सचर इज हीटेड एंड कैलकुलेट द हीट रिक्वायरमेंट, इसमें भी हीट रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है, एंड द मिक्सचर इज हीटेड एंड सैचुरेटेड वेपर इज प्रोड्यूस। और इसमें भी हीट रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है दूसरे प्रोसेस में, कि जब कब तक करनी है, जब जो हमें आउटपुट मिले ना वो सैचुरेटेड वेपर की फॉर्म में हो, यानी कि ये जो है ये मिक्सचर है ये लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने इतना उसका टेम्परेचर हमने बताना है उसका कि कितना टेम्परेचर होगा कि हमें जो आउटपुट में होगा ना वो सैचुरेटेड वेपर्स मिलेंगे खाली, ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट हैं, इसको डिफाइन कैसे करना है। अब सबसे पहले तो प्लस, इसमें प्लस आएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। कोई भी चीज करने पर जाहिर सी बात है कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी मेथड डिफाइन करेंगे। तो एथेनॉल, एथेनॉल असल में अगर थोड़ा सा गौर करें ना तो ये भला कौन सा प्रोसेस है, ये वो जो शुरू शुरू में एग्जांपल नहीं की थी एथेनॉल और एसिटिक एसिड, ये वो स्टैरिफिकेशन का ही है। तो अगर हम बाकी कंपोनेंट भी ऐड करते हैं, लेकिन बाकी की जरूरत नहीं है, तो हम जैसे उसमें वाटर और एथाइल एसीटेट था तो हम वो अभी रहने देते हैं चलो। अगर मतलब प्रोसेस का पता है तो चीजें ऐड करते हैं, नहीं पता तो उसमें जो हमने कोई जब मेथड सिस्टम में गए थे तो कौन सी निकाली थी, उसमें पैंक रोबिन्सन थी, ये आगे डिफाइन हो गया। प्रॉपर्टीज का वो हमने चीजें डिफाइन कर दी, सारे टिक आ गए। और इधर भी लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज इनपुट कंप्लीट, ये मैसेज होता है थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो। फिर हमने सिमुलेशन में चले जाना है कि प्रॉपर्टीज इन्वायरमेंट की सारी चीजें पूरी हो गई, अब सिमुलेशन की तरफ आ जाओ। ठीक है, अब इधर ये लिखा हुआ है कि फ्लो शीट नॉट कंप्लीट, कि फ्लो शीट कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। अब जो हमारा सवाल है उसको हम देखेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाना है तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हीटर से बढ़ेगा, हीटर से बढ़ेगा, ठीक है ना। स्कीम स्ट्रीम्स ऐड करते हैं, एक स्ट्रीम इनलेट है, दूसरी आउटलेट है। इनका नाम चेंज करते हैं, ये P1 जो है ये इक्विपमेंट का नाम है, इसको हीटर रख देते हैं, हीटर इसका नाम रख दिया। डबल क्लिक करेंगे इसको एडिटिंग मोड में आ जाएगा, फिर इसको नाम लिख देंगे। इस तरह इसको भी है, इसको डबल क्लिक किया, इसको इनलेट लिख देते हैं कि ये इनलेट स्ट्रीम है, ताकि पहचाने जाए ना। जब प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो फिर 1 2 3 4 ऐसे मतलब फिर चीज़ें समझ नहीं आती। तो इसमें यह है कि साथ साथ नाम रखते जाओ और इसको आउटलेट। अब मतलब ये तो सिंपल है, एक इक्विपमेंट है तो मैंने इनलेट आउटलेट लिख दिया। अगर थोड़ा प्रोसेस 2 3 इक्विपमेंट होते हैं तो लिखते हैं कि ये हीटर की इनलेट है, ये हीटर की आउटलेट है, फिर वो रिएक्टर की इनलेट, रिएक्टर की, इस तरह मतलब थोड़ा नाम यूनिक रहते हैं नाम अपनी आसानी के लिए। अच्छा, अब ये है कि उसने दिया हुआ कि 5000 ये मैस फ्लो रेट दिया हुआ है और ये उसका मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। आर हीटेड एट, उसका ये प्रेशर दिया हुआ है। अच्छा, ये इनलेट है, इसको अब इनलेट की पहले स्पेसिफिकेशन कर देते हैं कि क्या है। अब इसको कैसे आया हूँ इधर, इसको डबल क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज के, अब इसको यानी कि ये वाली स्ट्रीम जो एंटर हो रही है इसकी प्रॉपर्टीज अब डिफाइन करने के, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसका टेम्परेचर प्रेशर क्या चीज़ है। तो इसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री इनिशियल में है, और जो प्रेशर था कितना था, ये है 101।
0.3, और इधर ये यूनिट सेलेक्ट करना है, इधर 12 में, इधर लिख देना हमने किलो पास्कल में है, तो ये किलो पास्कल, ठीक है, यानी कि 20 डिग्री सी और 113.3 किलो पास्कल है, ठीक है। अब फ्लो रेट उसने भी दिया था, फ्लो रेट कितना दिया, 5000 दिया हुआ था, और किलोग्राम पर आवर में, ठीक है। अब इधर जो है किलो मोल में है, क्योंकि फ्लो बेसिस क्या ली हुई है, मोल में, तो वो किलोग्राम जो है वो मैस की बेसिस होती है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इधर मैस में लिख देंगे, ये किलोग्राम आ गया। अगर किलोग्राम पर आवर की जगह कोई और यूनिट है तो इधर पाउंड में या कुछ और है तो वो लिख देंगे, यानी कि इधर सारे मैस की यूनिट आएंगे अभी। तो ये था 5000, यानी कि यूनिट देख लेंगे कि जो जो चीज़ें हों। उसके बाद क्या कहा था उसने कि इक्यू मोल है, यानी कि जितने मोल एथेनॉल के उतने एसिटिक एसिड के। तो इसकी यहाँ पर कंपोजिशन है कि किसकी बुनियाद पर हमने इन कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है, इनकी वैल्यूज ना, कि इस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमने बताना है कि क्या है, फ्रैक्शन, उसने कहा इक्यू मोलर है, तो हम मोल फ्रैक्शन की बुनियाद पर इनको डिफाइन करेंगे, इधर से सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू लिख देने के 0.5 इसके हैं, तो 0.5 ही इसके मोल हैं, तो टोटल कितने वन उसने खुद ही कर दिया, और इधर टिक आ गया, क्या मतलब ये चीज़ें डिफाइन है, ठीक है ना। तो अब इनलेट यानी कि समझा दूं कि थोड़ा सा क्या है, कि इसका मतलब क्या, भी हमने क्या किया कि जब इसको डबल क्लिक किया तो हमने बताया कि इस स्ट्रीम के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना, ये जिन कंडीशन के ऊपर हमारा वो मिक्सचर पड़ा हुआ है वो क्या है, इसको ऐसे पढ़ना है कि इनलेट के अंदर, ये इधर लिखना है, इनलेट के अंदर मटेरियल की स्ट्रीम है, उसका टेम्परेचर जो 20 डिग्री दिया हुआ है, इतने प्रेशर पर है, मैस फ्लो उसका इतना जा रहा है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, दोनों के मोल बराबर है, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, क्रॉस कर दिया ये। उसके बाद अब हमने हीटर को डिफाइन करना है कि अब हीटर के अंदर क्या इन्वायरमेंट या टेम्परेचर वगैरह। अब हर चीज़ को डिफाइन करने के अलग अलग चीज़ होती हैं, जैसे कि अब इनलेट को डिफाइन करने क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, कि उसका टेम्परेचर प्रेशर देना है, उसकी फ्लो बेसिस दे देनी है कि कितना फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो बेसिस नहीं है तो उसके वो कंपोनेंट दे दोगे, कौन कौन से कंपोनेंट है, और वो और उनका फ्लो दे दो, अगर फ्लो उनका है या जो जो चीज़ें हैं। तो ये तीन चीज़ें चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर, या फिर ये दे दो या ये दे दो, या दोनों दे दो, अगर दोनों है तो। अब हीटर को कैसे डिफाइन करना है, हीटर को इस तरह से डिफाइन करना है कि अब हीटर को दो चीज़ें चाहिए, वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर बताओ जो आउटलेट पर चाहिए, और प्रेशर बता दो। अगर प्रेशर नहीं या कोई और चीज़ हमें पता है तो हम इधर से सिलेक्ट कर लेंगे, हमें ये चीज़ पता है, तो अभी हमें प्रेशर और टेम्परेचर ही पता है कि हमें आउटलेट पर कितना चाहिए, 40 डिग्री चाहिए, और हमें प्रेशर इधर दिया हुआ था 110। नहीं, ये थोड़ा ऑपोजिट हो गया, लिखा गया मिक्सर आर हीटेड एट, यानी कि मिक्सर को जब हीट किया गया ना तब उसका प्रेशर ये था 101.3, तो जब ये हीटिंग हो रही है ना इसके अंदर 101.3 किलो पास्कल, ये वाला प्रेशर यहाँ पर आएगा। और जो इनलेट में है, अगर हम थोड़ा गौर से पढ़ें कि फीड स्ट्रीम इज, यानी कि प्रेशर ऑफ फीड स्ट्रीम इज इतना है, यानी कि जो फीड की स्ट्रीम है उसका प्रेशर 110 है, ठीक है, तो स्टेटमेंट थोड़ा गौर से पढ़ लेना ये, ठीक है। ये हीटर में आ गया, अब ये हीटर की स्पेसिफिकेशन भी टिक ब्लू टिक आ गया कि ये डिफाइन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बस रन करना है इसको, ये याद है। अब इधर लिखा गया रिक्वायर्ड इनपुट इनकम्प्लीट, ठीक हो गया। अब अगर हमने देखना था कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, तो ये रन मोड के अंदर ना, ये देखो यहाँ से सारे रन मोड होते हैं, तो ये तो अगर हमें पता है कि अब हमने रन करना, हमारी जब फ्लो शीट कंप्लीट होती है अब हमें रिजल्ट चाहिए तो हम रन करते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आ रही कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ और है, कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, तो इसमें नेक्स्ट को दबा देते हैं, तो इसमें खुद ही गाइड कर देता है हमें कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो अगर हम नेक्स्ट को दबाते हैं तो क्या कि रिक्वायर्ड इनपुट कंप्लीट है आपकी, तो रन दी सिमुलेशन नाउ, यानी कि सिमुलेशन को रन करते हैं, यानी कि यही स्टेप बचता है कि फिर आप रिजल्ट देख लें, तो ठीक है हाँ रन कर दो, हम कहते हैं, और अब ये रन हो रहा है। ये कंट्रोल पैनल होता है, इसमें चीज़ें पता लग जाती हैं कि कोई एरर वगैरह आया कि नहीं आया, तो ये एंड पर आके जैसे लिखा हुआ कि नो वार्निंग्स नो, और ये नो एरर्स लिखा हुआ, यानी कि कोई वार्निंग भी नहीं है, कोई एरर भी नहीं है। तो अब हमने रिजल्ट देखने, रिजल्ट कैसे देखेंगे, ये रिजल्ट्स में गए,
और ये स्ट्रीम्स, या तो ऐसे रिजल्ट्स देख लो, मतलब दो तीन मेथड है रिजल्ट देखने के। ऐसे स्ट्रीम में चले गए तो हमें पता लगा कि अब ये देखो, अब ये सारे पता लगा कि इधर सबका है कि ये देखो अब फेज बता दिया कि जो इनलेट का फेज है वो भी लिक्विड है, जो आउटलेट का फेज है वो भी लिक्विड है इसमें। यानी कि जो हमने मिक्सचर है हमारा वो इनलेट में लिक्विड ही है और आउटलेट भी लिक्विड ही है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या था, टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर क्या था, इनलेट का हमने 20 दिया था, आउटलेट का टेम्परेचर क्या 40 डिग्री आ गया। उनका प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर कितना 1.1 इसके बार के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अगर हमने किलो पास्कल में देखना है तो किलो पास्कल में देख लो कि एक 110 इनलेट पर प्रेशर था, लेकिन आउटलेट पर 101, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हुआ है, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हुआ है, इसका ये मतलब है। उसके बाद हमने बाकी चीजें देखी, लेकिन अब इधर से यानी कि ना रिजल्ट हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हुई हैं, इनलेट में क्या था और आउटलेट में हमें क्या रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या था कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायरमेंट यूजिंग, हीट रिक्वायरमेंट होता है कि कितनी हीट ड्यूटी ये मतलब ये हीटर को हमने कितनी हीट ड्यूटी दी है कि जिसकी वजह से उसने 20 डिग्री को 40 डिग्री तक कन्वर्ट कर दिया। तो इसके इसका रिजल्ट अब कहाँ लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट तो अब इधर नहीं ना आया, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रीम्स का रिजल्ट है। हम इधर स्ट्रीम में गए ना, रिजल्ट समरी स्ट्रीम में, ठीक है ना। तो हमें ये स्ट्रीम्स का रिजल्ट बता रहा है कि इनलेट एक स्ट्रीम है और एक आउटलेट स्ट्रीम है, लेकिन हमें रिजल्ट किसका चाहिए, हीटर का चाहिए। तो हम ये ऊपर आएंगे ब्लॉक्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर हीटर हीटर लगाया हुआ हमने ब्लॉक, और हीटर के अंदर रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना, कि हमें हीटर का रिजल्ट चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है। तो अब इधर हमें पता लगा कि ये इसका बता दें कि आउटलेट टेम्परेचर इसने 40 डिग्री दिया हुआ है, प्रेशर आउटलेट ये दिया, वेपर फ्रैक्शन 0 है क्योंकि कोई वेपर नहीं है, लिक्विड फेज है। और हीट ड्यूटी ये हमें चाहिए था आंसर, ठीक है ना, कि हीट ड्यूटी इतनी कैलोरीज में, अगर हमें वाट में किलो वाट में चाहिए या किसी और यूनिट में चाहिए किलो वाट में, तो उसमें देख लो जिसमें आसानी से यानी कि सिंपल पूछा हुआ या जिसमें इजीली देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है ना। ये मतलब बिल्कुल सिंपल था कि हमने इनलेट की इन्फॉर्मेशन दी, हीटर की इन्फॉर्मेशन दी कि हमें क्या चाहिए, इसको डिफाइन किया, और एस ने हमें आउटलेट बता दिया इसका कि किसका। रिजल्ट्स दो तरह से देखते हैं, एक या तो इधर से देख लो, मतलब रिजल्ट समरी में जाकर स्ट्रीम्स का देख लो, या इक्विपमेंट का किसी देखना है इधर इक्विपमेंट से देख लो, स्ट्रीम्स का देखना है स्ट्रीम में जाकर रिजल्ट देख लो, इनलेट का रिजल्ट या आउटलेट का रिजल्ट, या इधर से देख लो मॉडल समरी। मॉडल समरी में यही आता है, हीटर का आ जाएगा। ये समरी में ना जब रिजल्ट हम वो यानी कि कंपाइल कर लेते हैं, रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अच्छा अब ये थोड़ा कम्प्रिहेंसिव आ जाता है। जैसे रिपोर्ट जब हमने अटैच करने होती है, रिपोर्ट में देना होता है, ये इधर है ना सेंड टू एक्सेल, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली एक्सेल की फाइल बना देगा इसको, और ये टेबल वहां बना देगा। तो हम इसको सबमिशन के लिए होता है कि ये डाटा हम वहाँ पर सबमिट करते हैं कि मेथड कौन सा यूज किया, पैंगरोमिसन यूज किया, वाटर सोलिबिलिटी, प्रेशर कितना था, टेम्परेचर कितना आया आउटलेट का, किस तरह से ये हीट ड्यूटी कितनी आई किलोवाट में, ये आ गई, ठीक है ना। मतलब जो जो चीजें हमने डिफाइन किया उसकी बुनियाद पर ये चीजें हमें रिजल्ट दे देगा। तो इसका ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि हमने हीट, अब यही हीट फाइंड करनी है। अगर हम हीट की वैल्यू नोट कर लें कि कितनी आई है, 68 आई है, ठीक है ना, 68 किलो वाट आई है। कब, जब हमने उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से 40 डिग्री तक बढ़ाया। किस मिक्सचर का बढ़ाया, जब उस मिक्सचर की कंपोजिशन थी इक्विमोलर, यानी कि उनके मोल बराबर थे, और उसका फ्लो रेट ये था और उसका टेम्परेचर प्रेशर ये था, ठीक है ना। तो तब हमारे हीटर को ना 68 किलो वाट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना, उसको इस इतने टेम्परेचर पर लेकर जाने के लिए। ये इसका पूरा मतलब वो है समरी। अब लेकिन वो क्या है कि हमने ना वेपर बनाना है। अगर हमने लिक्विड इनलेट किया ना, हमें बताओ कि हमने वेपर प्रोड्यूस हो, और बताओ कि फिर कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये क्या कि फिर बताओ कितनी एनर्जी। तो ठीक है, हम डिफाइन करते हैं अब दोबारा से ये चीजें बंद कर दें। तो अब उसको उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे, पहले हमने टेम्परेचर प्रेशर में डिफाइन किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे टेम्परेचर तो, अब हमने क्या करना है टेम्परेचर की जगह ना हम वेपर फ्रैक्शन लें। जब हमें प्रेशर तो पता है, लेकिन हम कहेंगे वेपर फ्रैक्शन, क्योंकि अब हमने क्या कहना है कि अब हमें टेम्परेचर वो पूछना है इससे हमने एस1 से कि बताओ टेम्परेचर कितना आएगा जब वेपर फ्रैक्शन। अच्छा, वेपर फ्रैक्शन की दो वैल्यूज होती हैं, इस 0 से 1 के दरमियान, या 0 या 1। 0 का मतलब होता है कि लिक्विड आएगा, अगर इधर देखें तो ये एक वो भी आ गया, मैसेज भी आ गया, और 1 का मतलब है कि वेपर आएंगे सारे।
तो यानी कि जो आउटलेट आएगी वो वेपर आएगी, तो हमें क्या चाहिए, वेपर्स चाहिए सारे। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये टिक आ गया इधर, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से। क्या कि हमने प्रेशर हमने डिफाइन कर दिया और वेपर फ्रैक्शन, कि हमें वेपर फ्रैक्शन यानी कि टोटल वेपर्स ही चाहिए अपनी आउटलेट में। तो बताओ कि टेम्परेचर या बाकी चीज़ें जो, उसको हमें वैल्यू कैलकुलेट कर दो। अब हमने इसको रन किया, इनपुट चेंज हो गई थी, प्रोसेसिंग अब आ रही है और अब रिजल्ट अवेलेबल आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पहले कितना था, 68 किलो वाट था रिजल्ट अवेलेबल। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। ये हीटर में, हम हीटर में रिजल्ट समरी में रिजल्ट्स, तो अब कितना चाहिए इसको। अब ये देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया कि 1323 किलो वाट पावर चाहिए होगी इस हीटर को कन्वर्ट करने के लिए। ये जो स्ट्रीम है हमारी, ये लिक्विड फेज में इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमने तो 20 डिग्री दिया था, हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम स्ट्रीम समरी देखते हैं कि स्ट्रीम का बताओ कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हम देखें कि टेम्परेचर 20 डिग्री था, यानी कि 104 पर जाकर ना ये मिक्सचर जो होगा वो वेपर फेज में हो जाएगा। पहले क्या था, दोनों फेज क्या थे, इनलेट का भी लिक्विड था, आउटलेट का भी लिक्विड था। अब क्या है कि इधर ये वेपर फेज आ गया, कि उसने वेपर फेज में कन्वर्ट कर दिया आउटलेट में, और उसका आउटलेट का जो टेम्परेचर है ना वो 104 डिग्री तक पहुंचा दिया। तो उसको 104 डिग्री तक पहुंचाने के लिए जितनी पावर रिक्वायर्ड है ना, वो है 1323। तो इस तरह से हमें ये पूरा प्रोसेस का पता लग जाता है कि अच्छा अब हमें इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे या वेपर्स चाहिए, कि वेपर फ्रैक्शन चाहिए, तो इतना ही यानी कि हीट हमें चाहिए होगी या एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये मतलब सिंपल सा था कि हम डाटा एंट्री करते हैं और चीज़ों को रिजल्ट्स देखने होते हैं, हमें देखना नहीं चाहिए कि कैसे रिजल्ट देखते हैं। तो चीज़ें पूरी, यहाँ दोनों पार्ट हो गए इसके, ठीक है। अच्छा एक और बात बतानी थी कि जैसे कि अब हीटर को ओपन करते हैं ना, अब इसमें जैसे कि बताना है कि वेपर फ्रैक्शन के, अगर सारे हमें वेपर टोटल फेज वेपर चाहिए तो 1 करते हैं, अगर हमें लिक्विड चाहिए तो हम इसको 0 कर देते हैं, तो हमें वो लिक्विड फेज ही मिलेगा। लेकिन अगर हमें कोई मिक्सचर चाहिए कि लिक्विड और वेपर दोनों का चाहिए, तो 0 से 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू चाहिए होती है, या कोई प्रॉब्लम या अगर दी हुई है कोई वैल्यू वो एंटर कर दें, तो उसका मिक्सचर मिलेगा फिर हमें, यानी कि उसमें लिक्विड भी होंगे वेपर्स भी होंगे। और अगर टोटल वैल्यू 1 है तो टोटली वेपर्स मिलेंगे, अगर 0 है तो क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। सही है, ये पहली प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम हाइसिस के ऊपर है। अच्छा अभी हाइसिस में है कि 6000 किलोग्राम ये मैच फ्लो रेट दिया हुआ है, बेंजीन का टोलवीन का मिक्सचर है, बेंजीन और टोलवीन का मिक्सचर। इसमें उसके मोल बताए हुए हैं कि 44% मोल परसेंट है बेंजीन की। इसको कूल्ड बाय कूलिंग वाटर फ्रॉम इट्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एट, यानी कि ये प्रेशर देती है उसका टेम्परेचर टू 30 डिग्री, 30 डिग्री तक हमने इसको क्या करना है, कूल करना है। यूजिंग एस्पेन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड mass flow of water if the initial water temperature is, अब हमें क्या करना है कि हमने वाटर का वो मैस फ्लो बताना है कि हमें वाटर का कितना मैस फ्लो देना पड़ेगा कि जो कि अगर इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का 15 डिग्री है और हमने उसको कूल कर करना जो हमारा मिक्सचर है उसको 30 डिग्री तक लेकर जाना है, एंड द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू द हीट एक्सचेंजर्स टू 25 डिग्री। जो वाटर का टेम्परेचर है जब वो इसको कूल डाउन करेगा ना, तो इस दौरान हीट एक्सचेंज होगा ना, तो वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। कितना इंक्रीज होगा, 15 डिग्री से वो बता रहा है कि 25 डिग्री तक चला जाएगा। एक और एजम्पशन है यहाँ पर दी गई कि नेग्लेक्ट हीट लॉसेस एंड प्रेशर ड्रॉप इन द हीट एक्सचेंजर, कि प्रेशर ड्रॉप या अगर हीट लॉसेस को होना है तो उनको निगलेक्ट कर दो, और ये चीज़ बताऊँ। अच्छा अभी हाइसिस ओपन कर लिया, हाइसिस में भी क्या क्या पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेथड और कंपोनेंट सेलेक्ट। अब हम बस इसको रिमूव कर देते हैं, बेंजीन और टोलिन, इसके ऊपर फ्लूइड पैकेज यही बैंक रोबिन्सन ही बेस्ट था, इधर ओके दिया हुआ, सिमुलेशन में आ रहे थे। अच्छा अब जब ये प्रॉब्लम डिफाइन हुई ना, तो इधर जो ऊपर क्या था इसमें कि प्लस में, कि इधर जी हम एक स्ट्रीम से, मतलब एक स्ट्रीम हमने इनलेट थी वो उसने कह दिया था कि आउटलेट का बता दो। लेकिन अब इधर क्या 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 है कि अब बेंजीन है इसका टेम्परेचर जी हमने इधर तक पहुंचाना है, जबकि वाटर का जो ये टेम्परेचर है वो ये है, यानी कि इसमें 2 स्ट्रीम्स है।
तो जब दो स्ट्रीम्स आते हैं तो हम कौन सा यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर, ये वाला यूज करते हैं। यानी कि हीटर यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। ये आ जाएगा इसमें। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसमें अब इसमें चीजें जैसे कि ट्यूब साइड पर क्या लेना है, हमने कि ट्यूब के अंदर हमारा फीड होगी कि ट्यूब के अंदर वाटर होगा, फिर शेल के अंदर हमारी फीड होगी कि शेल के अंदर वाटर होगा मतलब। तो अब भी जैसे कि अब ये प्रॉब्लम है ना, तो इतनी कुछ वो इतनी ज्यादा डिफाइन नहीं की गई कि प्रोसेस क्या हो रहा है या किस टाइप की हमारी वो प्रोडक्शन वगैरह है। मतलब सिंपल दिया हुआ है ना। तो इधर हमें इतना कोई जरूरत नहीं है खपने की ना कि हम किस चीज को ट्यूब में रखें और किस चीज को शेल में। तो हम ऐसा करते हैं कि फीड को ट्यूब में ले लेते हैं, फीड इन ये ट्यूब साइड में, और ये फीड आउट हो जाएगा, ये ट्यूब साइड से फीड आउट। ये स्ट्रीम्स का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कल 1 2 लिख रहा था ना, तो अब ये अपने आसानी के लिए कि ये फीड हम इनलेट है, ये फीड की आउटलेट है, ट्यूब के अंदर जा रही है। और ये कूलिंग वाटर आ जाएगा था, ये कूलिंग वाटर इन, और ये कूलिंग वाटर, मतलब स्ट्रीम का नाम रख देते हैं कूलिंग वाटर। मतलब एब्रिविएशन लिख लो, इतना पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आउट, ठीक है। अगर हम देखें कि स्ट्रीम्स अटैच हो गई हैं, तो ये देखो ये अटैच हो गई है। ये थोड़ा सा ग्लिच सही नजर नहीं आ रहा। ये थोड़ा थोड़ा स्लो हुआ है, इस वजह से ये आइकन नजर नहीं आया था सही से। मैं दोबारा कर देता हूँ। ये तो ये स्ट्रीम्स मतलब हम देख सकते हैं कि ये ट्यूब साइड है, इसमें फीड इन हो रही है, ये फीड आउट है। ये कूलिंग वाटर इन हो रहा है, ये कूलिंग वाटर आउट हो रहा है। अच्छा, तो अब इन चीज़ों को डिफाइन कर देते हैं कि फ्लोरेट, इसको हीट एक्सचेंजर को ओपन किया। अब इसमें जैसे कि हम चीज़ें डिफाइन करेंगे। अब अब हमें ना ये थोड़ा थोड़ा गाइड भी करता था। अब ये नीचे है ना कि अननोन डेल्टा पी लिखा हुआ है कि वो क्या कहता है, यानी कि वो चेंज इन प्रेशर डिफाइन करो, ठीक है, कंपोजिशन तो ये वो। तो या तो इन चीज़ों को फॉलो कर लो, या अगर जो डाटा है ना, तो ज़्यादातर यही होता है कि डाटा को फॉलो करो, क्योंकि ये जो है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस तरह से डिफाइन करना चीज़ें, ठीक। अगर नहीं पता तो इसको एस1 को फॉलो कर लो, ये गाइड करता रहेगा कि अब ये डिफाइन करें, ये चीज़ डिफाइन करें। इसमें प्लस में क्या होता है, हमें नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना होता है, इसमें ये इधर ही मैसेज देता रहता है, ठीक है। तो अब ये है कि पहले हमने फ्लोरेट डिफाइन कर देना। फ्लोरेट अब कैसे डिफाइन करेंगे, अब प्लस में क्या था कि हम जिसके फ्लोरेट फीड इन का है, ठीक है ना, तो हम इसको डबल क्लिक करते थे। इधर भी सेम यही है कि डबल क्लिक करेंगे, इसकी कंडीशन प्रॉपर्टीज या कंपोजिशन वगैरह दे देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसमें ना एक थोड़ी सी आसान फीचर है कि अगर हम हीट एक्सचेंजर कोई करें ना, जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसके अंदर वर्कशीट होती है। वर्कशीट के अंदर जाएंगे तो जितनी फील्ड्स इसके साथ स्ट्रीम्स अटैच होती है ना, अब इसके साथ चार है, दो इन है, दो आउट है, तो वो चारों का इधर बता देगा। हम इजीली इधर से डाटा एंटर कर सकते हैं इनका। तो हमें बार बार वो क्लोज करके इसको अलग से खोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा फास्ट मेथड है कि सिर्फ इक्विपमेंट खोलो, कैसे खोलना है, ऐसे डबल क्लिक करना है, इक्विपमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, वर्कशीट के अंदर, यानी कि ऐसे खुलेगा, ठीक है ना, वर्कशीट के अंदर चले जाना जहाँ पर डाटा डिफाइन करेंगे स्ट्रीम्स का। तो इधर जब सब कुछ एम्प्टी है, तो चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। जो फ्लो रेट हमें दिया हुआ फीड का वो 6000 है, तो 6000 किलोग्राम पर आ रही है, उसके सामने यूनिट आ रहे हैं, यही है, तो एंटर कर दिया। बेंजीन एंड टोल्यूनि मिक्सचर,
अब बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर है, ठीक है ना। ये हम जाएंगे पहले कंपोजिशन में। कंपोजिशन डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन है फीड इन के अंदर, अभी सिर्फ डिफाइन है क्योंकि बाकी चीज तो डिफाइन नहीं की। फीड बेंज, इसको डबल क्लिक करते हैं। तो बेंजीन जो है उसने कहा था 44 मोल परसेंट है, तो 0.44 मोल परसेंट इधर आ जाएगी, और 0.56 रिमेनिंग जो होगी वो टोल्यूइन की होगी, ठीक है। टोटल क्या होगी, 1 होगी, इधर कर दिया, इधर वैल्यू सेंटर होगी, और फीड आउट की उसने ऑटोमेटिकली दे दी। अब जो कूलिंग वाटर इन है, अब उसमें क्या है, उसमें क्या होगा, कूलिंग वाटर में क्या होगा, वाटर ऐड होगा, लेकिन एक चीज गड़बड़ होगी कि हमने वाटर को एस्पन में ऐड ही नहीं किया। तो दोबारा से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इधर आ गए, इधर लेते हैं वाटर या H2O, इधर हमने ऐड कर दिया वाटर को भी,